नमस्कार। मैं हूं पंकज बसु और आप देख रहे हैं जन संवाद न्यूज का विशेष कार्यक्रम संवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के सक्रिय आप पार्टी के कार्यकर्ता मंटू पांडे जी से। अभी इस देश में दो धड़े आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं। एक है इंडिया ब्लॉक और दूसरा है एनडीए। प्रत्यक्ष रूप से हम सब जानते हैं कि आप पार्टी, जिसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं, वह इंडिया ब्लॉक का हिस्सा माना जाता है। अभी पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर आपसी तानातानी चल रही है। आप पार्टी के झारखंड में क्या आगे की रणनीति होगी, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के वरिष्ठ और सक्रिय नेता मंटू पांडे जी से। मंटू पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे जन संवाद न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के दर्शकों को। आपको आज आपने हमें अपने चैनल में बुलाया है अपनी बात रखने के लिए, पार्टी का स्टैंड रखने के लिए। इसके लिए आपके चैनल, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, क्या अभी आप और आपकी पार्टी आप इंडिया गठबंधन में है ना? देखिए, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी यह घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन से बाहर हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा वर्तमान में नहीं है। हम लोग चूंकि दिल्ली चुनाव के बाद या गुजरात में भी जो उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की जो स्थिति थी उसको देखते हुए, और यह चूंकि शीर्ष नेतृत्व का लिया गया फैसला है, तो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ कर लिया गया होगा, वो लिया गया है। तो हम लोग अभी वर्तमान में चूंकि ऊपर से घोषणा कर दी गई है कि हम लोग इंडिया गठबंधन से बाहर हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यह एक विपक्षी एकता को टूटने की बात है? नहीं, देखिए, विपक्षी एकता की इसमें टूटने की बात नहीं है। सबका अपना अपना राजनीति सोच होती है, राजनीति विचारधारा होती है। और चूंकि निश्चित तौर पर मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से भी मैं भी नहीं चाहता था कि हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि हम एक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी का जब दर्जा प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर पर आपको क्षेत्र विस्तार करने होंगे, और क्षेत्र विस्तार करने के लिए आपको निश्चित तौर पर अकेले चलना पड़ेगा या विभिन्न वैसे दलों के साथ हमें चलना चाहिए जो क्षेत्रीय रूप से कार्यरत हैं। उनके साथ अगर हम चले तो बेहतर होगा, ये मेरा मानना है। राष्ट्रीय पार्टी है तो आपका दायरा बढ़ जाता है, आपकी सोच बढ़ जाती है, आपके ऊपर जवाबदेही बढ़ जाती है, और जनता की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए निश्चित तौर पर आप अगर अलग हैं तो मेरा मानना है कि बहुत बेहतर है, हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। समय तो लगता है पूरे जनमानस में पहुंचने में, लेकिन समय लगता है, लेकिन बहुत बेहतर हो सकता है। और आप चूंकि अकेले फैसला ले सकते हैं, गठबंधन में कई तरह के पाबंदी होती है, कई तरह की बंदिशें होती हैं। आप आज मान के चले कि आज झारखंड में जो सरकार है, अगर कुछ भी गलत करे तो हमें गठबंधन में अगर रहे तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, जिसका जनता को नुकसान होता है। आज के समय में अगर सरकार कुछ गलत करती है तो मजबूत विपक्ष के रूप में अगर आप विरोध करते हैं तो जनता को फायदा होना चाहिए, और जनता को फायदा के लिए आप अगर गठबंधन से अलग हैं तो यह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी निर्णय है, मेरा मानना है। झारखंड में आप क्या कर रहे हैं और अपने संगठन विस्तार या पार्टी विस्तार के लिए आपकी क्या रणनीति है और क्या उम्मीदें हैं? निश्चित तौर पर झारखंड में पिछले 1 माह पहले हम लोगों को मोती नगर से पूर्व विधायक थे श्री शिव चरण गोयल जी को
प्रभारी बनाया गया झारखंड का, और साथ में बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे सुशील सिंह जी को सह प्रभारी बनाया गया। और उनका चूंकि रांची दौरा हो चुका है, रांची में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, उसके बाद पूरे झारखंड को 8 जोन में बांटकर विभिन्न जोन के को 3-3 लोगों का जो संरक्षक बनाकर उसके उस पर 3 जिला लगभग मान के चले, 3 जिला को एक जोन में करके कार्य चल रहे हैं, वहां पे संगठन विस्तार चल रहा है। और अगला दौरा यही 24-25 का दौरा पलामू दौरा है। इन दोनों प्रभारी और सह प्रभारी का 24 को आएंगे, 24 को रुकेंगे, 25 को विजिट करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए शुरुआत तो निश्चित तौर पर हम इसे शून्य से कहेंगे, लेकिन शून्य से शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पर संख्या बल बढ़ेगा और संगठन विस्तार हमारे हो रहे हैं। 24-25 का कार्यक्रम पलामू में है हम लोग का। चलिए, तो अब आप अभी की जो देश की स्थिति है उसमें विपक्ष 2 मुद्दे पर सड़क पे है, संसद से लेकर सड़क तक फाइट कर रही है। एक मुद्दा है वोट चोरी का आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर, या दोनों के साठ गांठ की बात कही जा रही है। दूसरी बात, अभी वर्तमान समय में कल एक विधेयक संसद में पेश हुआ है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यदि कोई भी नेता जो पदेन है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यदि वे किसी कारणवश किसी कॉज से 30 दिन तक यदि वो कारावास में रहते हैं, जेल में बंद होते हैं, तो उनका जो वह पद है वह स्वतः खत्म हो जाएगा। प्रथम नजर में देखने में तो यह लगता है कि यह एक अच्छी पहल है, लेकिन देश के विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। तो इस मायने में आपकी भी पार्टी का विरोध दर्ज हुआ है केंद्रीय लेवल पर। इसमें आपका क्या कहना है और क्या ओपिनियन रखते हैं इस बारे में? पहला सवाल मैं आपको वोट चोरी का जो मामला है चुनाव आयोग का, उस पर मैं आपको जवाब दे देता हूं। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग को पूरे सबूत के साथ उन्होंने दिया था कि वोट का चोरी किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। कई बार उनको दिल्ली चुनाव में बोला गया कि भाई इस तरह से हरकतें की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को संज्ञान न लेना, और वहां पे 3 से 4 हजार जितना लगभग हम लोगों ने डिफरेंस दिया था कि इधर से वोट काटे जा रहे हैं, पार्टी के जो समर्थक है उनका वोट काटे जा रहे हैं, उसी आधार पर लगभग हम लोगों ने अपनी सीट गंवाई और निश्चित तौर पर हमारी सरकार गई। तो निश्चित तौर पर यह संदेह पैदा करता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिस पर कि पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था का बोझ जवाबदेही है। चुनाव उनको कराना है निष्पक्षता के साथ। चुनाव आयोग पर अगर कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी अगर आपत्ति दर्ज करता है तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर उस पर काम करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग के बदले भाजपा के लोग उसके चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर डिपेंड करते हैं, यहां तक कि चुनाव आयोग भी डिफेंड करते हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है। आज राहुल गांधी जी आज बिहार के लिए बात कर रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र पर भी सवाल उठाया था, लेकिन गंभीरतापूर्वक उन्होंने दिल्ली में हमसे अलग हटके लड़ा चुनाव, वहां पे इस चीज को मुद्दा को नहीं उठाया। आज बिहार में आप उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग तो है, संदेह के घेरे में है, और संदेह के घेरे में इसलिए है कि आप निष्पक्ष संस्था हैं, तो निष्पक्ष संस्था की एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। उनको यह तय करना होता है कि हम निष्पक्षता के साथ वोटिंग करें, वोटिंग कराएं, ताकि यह हमारी जो जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, वो लोगों के बीच में बनी रहे, जनता के बीच में बनी रहे। गलत लोग चुन करना है, गलत तरह का चुनाव ना हो, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो चुनाव आयोग तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोग इसके पहले, आज लोग बिहार को लेके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली चुनाव से पहले बोले थे कि चुनाव आयोग, तो क्या हम माने ऐसा कि दिल्ली में चूंकि कांग्रेस ने आपका इस मुद्दे के ऊपर साथ नहीं दिया या समर्थन नहीं दिया, तो
आज जब कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर के चल रही है, तो क्या आप पार्टी उसकी समर्थन नहीं करेगी? ना, हमने देखिए इंडिया गठबंधन से बाहर हम जरूर हैं, लेकिन आज आप देखे होंगे कि उपराष्ट्रपति का जो इंडिया ब्लॉक के तरफ से जो उम्मीदवार था, उनका नामांकन के समय हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी थे। हम ऐसा नहीं है, हम हर उस चीज का समर्थन करेंगे जो जनता के हित की होगी, जनता की बात होगी। मतलब हम वोट चोरी का मामला हम नहीं उठाया था, मुद्दा आधारित पर हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम यह नहीं कहते हैं कि यह मुद्दा मेरा था, यह मुद्दा देश की मुद्दा था, जिसको कि हम लोगों ने उठाया। हम लोगों ने कहा उस वक्त राहुल गांधी जी क्या सोच रहे होंगे, उनको समझ, वो चूंकि बड़े लीडर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले से कहते आया कि भाई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल है और इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ओके ओके, अभी अभी आपके पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी काफी दिनों तक किसी आरोप में जेल में रहे, अभी वो बरी हैं। ठीक उसी तरह का कानून आ रहा है अभी इस देश में कि कोई यदि 30 दिन तक जेल में रहता है तो वो स्वतः पद से हट जाएगा। तो इस पे क्या कहना है? आज हम आपके पार्टी का अभी स्टैंड सुन रहे थे, उसका कहना था सिसोदिया जी का, उनका कहना था कि यह सही है, ऐसा कानून होना चाहिए जिसे नेताओं में डर हो, लेकिन यदि गलत सिद्ध होता है तो केस करने वाले और आरोप लगाने वाले को भी समान सजा मिलनी चाहिए, ऐसा सिसोदिया जी का कहना है। आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में? नहीं ना, देखिए निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ईमानदारी के बल पर पूरे देश में छाई। हमने सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई, हमारे कई सांसद हैं, हमने पंजाब में सरकार बनाई, हमारे विधायक गुजरात से विधायक हैं, गोवा से विधायक हैं, विभिन्न देश के विभिन्न हिस्से से नगर निकाय से भी लोग हमारे मेंबर हैं। तो निश्चित तौर पर हम ईमानदारी का मिसाल लेकर आए थे, ईमानदारी की बात करके आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज थी, जिसको लेकर लोगों ने चुना। तो मेरा या मेरे नेता ने जो भी बयान दिया कि यह आना चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि आप, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पीएमएलए एक कानून करके है जो मेरे हिसाब से 2017-18 में आया था। पीएमएलए केस कांड कोई कानून है, तो उसमें था कि जनप्रतिनिधि पर भी एफआईआर हो, उन पर इस तरह से कई तरह के हैं, क्योंकि उसका डिटेल मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अब देखिए, क्योंकि यह भी जनप्रतिनिधियों के लिए ही कानून था कि भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होगी। अब इसका देखिए कि किस तरह से दुरुपयोग हुआ, इसके पीछे जाइए तो इस पर भाजपा और या केंद्र में जिसकी सरकार थी, उन्होंने सबसे पहला टारगेट किया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह। उसके बाद जब वहां टारगेट कर लिए, तो जब झारखंड में चुनाव थी तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो 4 महीना जेल में भी रहे। आज लगातार चुनाव से पहले शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, कई तरह के प्रोपगंडा चला। अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, यहाँ पे हेमंत सोरेन जी को भी जेल जाना पड़ा, चंपई सोरेन जी को। तो ये मेरा एक चीज कहना है कि आप कानून ला रहे हैं, अच्छा, लेकिन आपकी नीयत खराब है, नीयत में खोट है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री पर कोई एफआईआर करेगा, कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको जो भी एफआईआर करेगा तो उसको सोचना पड़ेगा। अगर एफआईआर कर भी दिया तो प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कौन करेगा? कौन अधिकारी में इतना ही है कि उसको नौकरी गंवाना है, क्या करना है? तो मेरा ये कहना है कि आप कानून ला रहे हैं, लेकिन उसका कानून का दूसरा रूप यह है कि आप 30 दिन में आप किसी पर, अपना केंद्रीय जांच एजेंसी है सीबीआई, ईडीआई, बहुत सारे कानून के माध्यम से उन पर आरोप लगा दो। आरोप लगने के बाद पुलिस एफआईआर करती है तो स्वाभाविक उनको जेल में डालेगी। जेल में कम से कम का पीरियड रहेगा, 30 दिन का रहेगा। 30 दिन हुआ, उसके बाद स्वतः उनका खत्म हो गया। अब स्वतः उनका खत्म होना यानी कि आप तोड़फोड़ इधर शुरू कर दो, तब तक आप बोलते हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको ही करना है। मैं कह रहा हूं कि पीएमएलए कानून को आप अगर देखें, उस पर आप पढ़ें,
तो जिस कानून के तहत विपक्षी दलों पर पिछले 5-7 सालों में जिस तरह से भाजपा केंद्र की सरकार ने हमला किया, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि लगभग 50% भाजपा में जो लोग हैं जनप्रतिनिधि, एक भी जनप्रतिनिधि पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। यहां तक कि हेमंत बिस्व शर्मा, जिस पर स्वयं अमित शाह लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि इतना घोटाला, उनको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, आपका छगन भुजबल, तो ऐसे ऐसे कई ऐसे नाम हैं जो भाजपा इनको दबाती है। लेकिन विपक्षी को तोड़ने के लिए, विपक्ष को तोड़ देने के लिए, सरकार उनको तोड़ देने के लिए, पार्टी को तोड़ देने के लिए यह कानून का दुरुपयोग होगा निश्चित तौर पर। और हमारे मनीष सिसोदिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, आप ला रहे हैं कानून, लेकिन कानून आपका अधूरा है। आप ला रहे हैं तो जो व्यक्ति एफआईआर करता है, निश्चित तौर पर अगर सीएम चेहरा कोई है, मंटू पांडे अगर छोटा ही चेहरा है तो उसको लोग जानता है। अगर मैं किसी मामले में मेरे ऊपर एफआईआर होता है, मैं जेल जाता हूं और फिर पुनः बरी होकर मैं वापस आता हूं, तो क्या मेरे मान सम्मान वही रहेगा? तो मान सम्मान तो वो रहा नहीं, मुझे तो लोग दूसरे नजर से देखेंगे। तो जो व्यक्ति सीएम तक पहुंचता है, पीएम तक पहुंचता है, उस पर आप झूठा एफआईआर करके उसको तोड़ देते हो, 2 साल में वह बरी आता है, तो क्या जो व्यक्ति ने एफआईआर किया है, क्या उस पर कानून वह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिसके मातहत किया उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। या अधूरा कानून है मुख्य, क्योंकि इनका मंशा आप निश्चित तौर पर जान लें, इनका मंशा भ्रष्टाचार मुक्त करना नहीं है, बल्कि इनका मंशा है कि लोकतंत्र की हत्या और बलात्कार कैसे किया जाता है, इनका अंदर का मंशा यह है। और यह मंशा इसलिए है कि इनका पीएमएलए कानून के तहत पिछले 5 सालों में दिख गया कि इनको अपने पार्टी का एक भी नेता नहीं दिखा, एक भी नेता नहीं दिखा भ्रष्टाचारी, जबकि सारे विपक्षी इनको भ्रष्टाचारी नजर आए। जो इनके विरोध, मुखर विरोधी रहा, वह भ्रष्टाचारी हो, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, तो ये इनके, जबकि आप अगर गिनना शुरू कर दे तो 50% भाजपा में आज जो विधायक, मंत्री, सांसद है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ है। तो ये कानून का दुरुपयोग हुआ। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मांग करता हूं कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में पूरा देश के लोग चाहते हैं कि मेरा नेता, क्योंकि नेताओं का काम है संविधान बनाना और उसी संविधान से पूरा देश चलता है, तो जबकि सांसद में आप 70% लगभग आपराधिक छवि के लोग पहुंचते हैं, तो मेरा तो मानना है कि अगर आप सिस्टम को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, सारी सिस्टम आपके अंदर है, तो पंचायत से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक जितने भी लोग हैं, वैसे लोग चुनाव लड़े जिन पर एक भी मुकदमा न हो, वैसे लोग चुनकर अगर संसद में आएंगे तो निश्चित तौर पर इस देश में अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, आएंगे, अच्छा अच्छा कानून बनेगा, अच्छा अच्छा सिस्टम चलेगा। तो निश्चित तौर पर एक ईमानदार के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारत का मुहिम है, वो निश्चित तौर पर बेदाग और साफ सुथरा और एक बुलंद भारत की तस्वीर पूरे विश्व के पटल पर दिखेगी कि आज भारत के संसद भवन में एक भी सांसद पर कोई भी आरोप नहीं है, कोई भी आपराधिक आरोप नहीं है। जी जी जी, ऐसी अगर आपका कहने का अर्थ यही हुआ कि जो ये लोग ला रहे हैं अच्छा है, लेकिन मंशा गलत है, मंशा गलत है। हाँ, दुरुपयोग की संभावना है, संभावना नहीं, संभावना नहीं सर, संभावना नहीं। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसके पहले इन लोगों ने यह कानून का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जी को जेल को डाला। आज सत्येंद्र जैन 3 साल के बाद एक उसी केस से बरी होते हैं। अब 3 साल सत्येंद्र जैन का आप वह समय क्या आप लौटा सकते हैं? वह वापसी जो उनका जो समय बीता क्या लौटा सकते हैं? जो व्यक्ति बरी होकर आज जेल से बाहर निकला, आज बस जिन्होंने एफआईआर किया, जो अधिकारी गिरफ्तार किया, जो ईडी था, सीबीआई था, वह अपने आकाओं के बल पर तो चलते रहा। आज क्या सत्येंद्र जैन का जो परिवार का हरासमेंट हुआ, उनका व्यक्तिगत मान सम्मान हुआ, तो क्या आप लौटा सकते हैं? तो यह दुरुपयोग करेंगे निश्चित। और आज झारखंड की स्थिति ये थी,
हेमंत सोरेन को इन लोगों ने उसी कानून के तहत डाला। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन जी के साथ मिलकर इन्होंने भाजपा को तोड़ने का, जेएमएम को तोड़ने का प्रयास किया, सरकार को तोड़ने का प्रयास किया। हेमंत जी जब जेल से बाहर आते हैं तो उन्हें तुरंत कमान ली, और उसका परिणाम देखिए, चंपई सोरेन जी चले गए भाजपा के साथ। तो ये स्पष्ट दिखता है, यह दिखता है कि इनका जो मकसद है, मकसद कानून बनाकर, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका मकसद होता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा यह कानून है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहला ये लोग हेमंत बिस्वा को जेल में डालते, अजीत पवार को डालते। इनके कई नेता भ्रष्ट हैं, उन पर कानून का लेकिन उन पर नहीं करेंगे। यह राष्ट्रपति का चुनाव है, उसको डराओ, इसको तोड़ो, उसको डरा के जेल में डालो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करो, तो निश्चित। क्या यह राष्ट्रपति चुनाव मैनेज करने के लिए तो ये नहीं लाया जा रहा है, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इस पर, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इनका जो मंशा है, इनका मंशा सिर्फ दिखाना होता है। आपका फ्रंट लाइन इनका कुछ होता है, बैक लाइन कुछ होता है। और चूंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इनका किया हुआ बहुत सारे चीज को आप पीछे जाकर देखें तो इनकी सोच और मंशा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था दिल्ली सरकार को लेकर कि नहीं, सरकार, दिल्ली सरकार ही मालिक है वहां का, दिल्ली का, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को आनन फानन में केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, भाजपा आनन फानन में, चूंकि ये लोग समझ गए कि दिल्ली में अगर इनको पूर्ण अधिकार मिल जाएगा तो ये बहुत सारे ऐसे काम कर देंगे कि पूरे राष्ट्रीय पटल पर आ जाएंगे, मोदी जी के सामने खड़ा हो जाएंगे, मोदी जी से बड़ा चेहरा बन जाएगा। तो इन्होंने आनंद फानंद में विद इन 10 दिन के अंदर एक कानून को लाते हैं और कानून में ये कर देते हैं। तो चूंकि आपके पास ठीक है बहुमत है, इसका मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या करें, लोकतंत्र का बलात्कार करें। एक एक विधायक अगर चुन कर जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसको ईमानदार होना चाहिए। आपराधिक छवि अगर उसमें है तो ऐसा कानून लाइए कि अगर पहले से ही नामांकन न कर पाए, चुनाव न लड़ पाए, तो हमारा संसद, हमारा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा एक ईमानदार लोगों की एक जमावड़ा होगा, ईमानदार लोगों का सांसद होगा, ईमानदार लोगों का पंचायत होगा, तो निश्चित तौर पर ईमानदारी की झलक पूरे देश की, विश्व में दिखेगी, तब हम विश्व गुरु बन सकते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताइए मंटू जी, आप पड़ोसी राज्य है आपका बिहार, एसआईआर का मामला चल रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? और बिहार में आपको क्या उम्मीद लगती है आने वाला जो चुनाव है उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? देखिए तो लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि लोगों को वोट के माध्यम से अपना नेता को तो चयन जरूर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह हो जाती है कि आप की मंशा जो है केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, यदि चुनाव आयोग की जवाबदेही है, तो चुनाव आयोग को फ्रंट फुट पर आकर करना चाहिए। आप एसआईआर, आप नाम काटने का, ठीक है, आप गलत लोगों का नाम काटें, गलत लोगों का आप छटनी करें, ये वाकई है कि बाहर के लोग, ठीक है, हमारे वोटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह उचित समय नहीं। आप अनावश्यक उसके नाम पर आप कई जगह खेल खेल रहे हैं, कई जगह आप कहीं कहीं आप उसके समर्थक बन के काम कर रहे हैं। अगर आप पर कोई राष्ट्रीय पार्टी, वहां की क्षेत्रीय पार्टी, चूंकि चुनाव आयोग का जो निर्देश होता है, हम लोग भी बैठक में जाते हैं, जब चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का बैठक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जब बैठक होता है, बात अपना रखना होता है तो हम लोग रखते हैं। तो आपको राष्ट्रीय पार्टी, चूंकि वही राजनीतिक दल के माध्यम से आप चुनाव करा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और आप पर आपको निष्पक्ष संस्था मानी जाती है, तो आपको जवाब देना चाहिए, न कि आप डिफेंड करें भाजपा की तरह। आप आके भाजपा के प्रवक्ता बन के आप बात करें। अगर आपको पर अंगुली उठ रही है तो निश्चित तौर पर आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। मतलब रही वहां का परिणाम का, तो एसआईआर का टाइमिंग सही नहीं है, मूल बात। टाइमिंग के साथ साथ इनकी मंशा गलत, नियत ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं, नियत इसलिए नहीं ठीक है कि चूंकि केंद्रीय एजेंसियां को दुरुपयोग जिस तरह से भाजपा 2014 से लेकर लगातार आज तक कर रही है, तो ऐसे,
स्पष्ट हो जाता है कि इनकी नीयत और इनकी मंशा साफ नहीं है। और नीयत और मंशा साफ नहीं है क्योंकि दिल्ली में यह दिख चुका, महाराष्ट्र में ऐसा परिणाम हुआ, दिल्ली में हम लोग बोले भी थे जिसका परिणाम वहां साफ दिखा। और बिहार में भी निश्चित तौर पर यह खेल करने वाले हैं। और लोग सवाल अगर उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को तो जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग के ओके ओके प्रवक्ता बनकर भाजपा के लोगों को डिपेंड नहीं करना चाहिए। ओके ओके, बहुत सुंदर। अच्छा, अब आप मेरे इस जनसंवाद न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के लिए इस राज्य की जनता, युवा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से वैसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि झारखंड के बदलाव में आप झारखंड के जन मुद्दों को लेकर, झारखंड के स्थानीय मुद्दे को लेकर, शिक्षा, रोजगार और सवाल के मुद्दे को लेकर आप आम आदमी पार्टी के साथ हमारे हाथों को मजबूत करें, आम आदमी पार्टी के कंधे से कंधे मिलाकर चलें। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल लाया था, बिजली, सड़क, पानी का जो मॉडल उन्होंने लाया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का जो अरविंद केजरीवाल ने मॉडल लाया, आज उस मॉडल को लेकर हर राजनीतिक दल के लोग जो कल कहते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, आज वही राजनीतिक दल के लोग हर राज्य के चुनाव में इसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो बना रहे हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा को चूंकि सुधार नहीं पाते। हमने शिक्षा का एक जो मॉडल दिया, निश्चित तौर पर विश्व स्तरीय मॉडल दिया, जो भी लोगों ने लाकर देखा कि दिल्ली में दिया। आज मैं बता रहा हूं, आज दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, आज पंजाब में सरकार है। कभी पंजाब सबसे पिछले निचले स्तर पर रहा करता था अपने शिक्षा के स्तर में, लेकिन आज पूरे देश में नंबर दूसरा स्थान हासिल किया शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि भगवंत मान जी ने वहां पे बेहतर काम किया। तो मैं यहाँ के जनता के, यहाँ के लोगों से, यहाँ के राजनीति करने वाले युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस आंदोलन में, इस आग में आप आए। और निश्चित तौर पर एक बात आप देखने को मिलेगा कि झारखंड में अगर आम आदमी पार्टी आती है आप लोगों के सहयोग से, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। और बहुत सारे विकल्प होने के बावजूद आज तक की जो भी सरकार थी उस विकल्प को भर नहीं पाई। आज अगर आप